वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था सिंपल हार्मोनिक मोशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था रिपल टैंक क्या है। आज हम देखने लगे हैं, इस लेक्चर में हम देखने लगे हैं रिपल टैंक में अगर हम रिफ्लेक्शन करवाएं तो क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, हम बेसिकली देखेंगे कि रिफ्लेक्शन अगर हम वाटर वेव्स की करवाएं तो क्या होता है। अब रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने पिछली डायग्राम मैंने शो करवाई थी, एक टेबल पे टैंक पड़ा था, उसके अंदर वाटर था, उसके ऊपर वुडन प्लेट के ऊपर एक ऑसिलेटरी पैडल पड़ा हुआ था जिसको हमने पावर सप्लाई के साथ अटैच किया हुआ था। जब हम पावर सप्लाई ऑन करते थे तो उसकी मोशन की वजह से वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती थी उस टैंक में। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, वाटर टैंक में जो है प्रोड्यूस करवा दी, वाटर वेव्स प्रोड्यूस करवा दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम उसमें ऐसा करेंगे, उन वेव्स के दरमियान में एक बैरियर जो है वो या कोई ऑब्स्टेकल जो है वो क्या करेंगे, एक बैरियर जो है ना वो रख देंगे। ठीक है, कोई मतलब किसी किस्म का बैरियर रख देंगे जिसकी वजह से हम रिफ्लेक्शन का इफेक्ट देख सकें कि आखिर रिफ्लेक्शन में होता क्या है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने यही किया कि आपने एक ये वेव्स जो है वो मूव कर रही थी। ठीक है, ये वेव मूव कर रही है, देखो ये ट्रफ, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट। मैंने आपको बताया था जो डार्कर पोर्शन होता है वो हमारे पास ट्रफ होता है और जो ब्राइटर होता है वो हमारे पास क्रस्ट होता है। ठीक है, अब ये वेव्स मूव कर रही थी और आगे जाके हमने क्या किया, एक सर्टेन एंगल पे एक बैरियर रख दिया। ठीक है, इस बैरियर को हम नेम दे देंगे, इसका नॉर्मल होता है। आपको पता है कि कोई भी सरफेस हो, आप आगे जाके जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक नॉर्मल, एक प्लेन सरफेस को हम, उसका नॉर्मल होता है। ठीक है, अब क्या है, ये एक प्लेन सरफेस है, इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इसमें है। अब क्या है, वाटर वेव्स आ रही हैं हमारे पास इस तरह। ठीक है, और हमारे पास नॉर्मल जो है वो इस तरह है। तो क्या होगा, ये एक एंगल बनाएंगे। ठीक है, इस एंगल को हम कह देंगे इंसिडेंट एंगल। वेव्स आ रही हैं इस तरह, नॉर्मल है, इस तरह नॉर्मल है और इस तरह वेव्स आ रही हैं, तो क्या होगा, इनके दरमियान एक एंगल बनेगा जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इस बैरियर की वजह से ये वेव्स क्या करेंगे, ये वापस मूव करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, आ रही थी, आगे बैरियर है और क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और रिफ्लेक्शन भी एक सर्टेन एंगल से होगी। एक एंगल से वो आई और दूसरे एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई, जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। अब क्या, नॉर्मल इस तरह है और ये रिफ्लेक्ट इस डायरेक्शन में हो रही है, तो इनके दरमियान भी एक एंगल बनेगा। देखो ये नॉर्मल है और ये वेव्स की डायरेक्शन है, तो बीच में हमारे पास ये एंगल बनेगा जिसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो रिफ्लेक्शन इन रिपल टैंक की डेफिनेशन आपकी बुक में क्या लिखी है, व्हेन वेव मूव्स इन वन मीडियम fall on the surface of an other medium, they bounce back into first medium such that the angle of incidence is equal to angle of reflection। अब वो क्या कह रहा है कि जब वेव एक मीडियम में प्रोड्यूस कर रहे हो, आपने क्या किया, कोई बैरियर लगा दिया, वो आपका दूसरा मीडियम है। अब चलते चलते क्या होगा, वेव्स जब उस दूसरे मीडियम से टकराएंगी तो वो वापस अपने फर्स्ट मीडियम में बाउंस बैक हो जाएंगी, इस तरह कि उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब किसी उस पर क्या कहते हैं, सरफेस पर वेव के पड़ने का एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसके वापस रिफ्लेक्ट होने के एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, रिपल टैंक में वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी, आपने एक बैरियर रख दिया किसी एंगल से, सर्टेन एंगल से, वेव्स आ रही थी। अब क्या होगा, वो इस नॉर्मल से जब इस बैरियर के से जब टकराएंगी तो ये क्या होगा, ये बाउंस बैक हो जाएंगी इस डायरेक्शन में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये आपने रिफ्लेक्शन देख लिया। अब क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर वेव्स की जो स्पीड है ना वो डिपेंड करती है हमारे पास डेप्थ ऑफ वाटर के पे। ठीक है, कि वाटर की कितनी गहराई है। अब अगर हम ऐसा करें कि रिपल टैंक में जहाँ पर वेव्स प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पर ऐसा करें, कोई ब्लॉक जो है वो उसको अंदर डिप कर दें। ठीक है, उस पानी के अंदर उस ब्लॉक को डाल दें, तो क्या हो जाएगा, दो रीजन हमारे पास बन जाएंगे। एक वो रीजन जिसमें हमारे पास कोई ब्लॉक नहीं है और एक वो रीजन जिसमें हमने कोई ब्लॉक डाल दिया। ठीक है, जिस रीजन में ब्लॉक नहीं होगा उसको हम कह देंगे डीप रीजन, और जिस रीजन में हमारे पास ब्लॉक कोई रख दिया होगा हमने, उसको कह देंगे हम कह देंगे शैलो रीजन। ठीक है, शैलो का मतलब होता है
उतला मतलब बड़ा होना, ऊंचा होना, ठीक है। अब क्या है, ये डीप रीजन है जिसमें कोई ब्लॉक नहीं है, और ये हमारे पास शैलो रीजन है जिसमें हमारे पास एक ब्लॉक है। अब इस शैलो रीजन में वेव्स का क्या बिहेवियर होगा? जब डीप रीजन में वेव्स जो है वो जा रही होंगी तो आपने नोटिस किया है कि इनमें फासले, इनकी क्रस्ट में फासला ज़्यादा है, जबकि शैलो रीजन में जाके क्रस्ट में फासला जो है वो कम हो जाता है। आपको पता है एक क्रस्ट का दूसरी क्रस्ट के दरमियान के डिस्टेंस को आप वेवलेंथ कहते हो, ठीक हो गया। अब क्या होगा, डीप रीजन में हमारे पास जो वेव्स की स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, जबकि हमारे पास शैलो रीजन में जिस रीजन में आपने ब्लॉक को मर्ज करवाया हुआ है उसमें क्या होगी, स्पीड कम होगी, और स्पीड की कमी की वजह से हमारे पास वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में रिलेशनशिप पढ़ाया था वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, तो हमारे पास फाइनल जो है ना ये रिलेशनशिप आया था v = λ/t। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम t को कांस्टेंट रख दें तो हमारे पास v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बन जाएगा, ठीक है। मतलब स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी, अगर स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ भी कम होगी, ठीक है। आपने क्या पढ़ा था, v = λ/t। अगर आप t को कांस्टेंट रख दो तो लैम्डा हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आ जाएगा। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी, अगर स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ भी कम होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब है रिस्पेक्टिवली बढ़ते हैं, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, ठीक हो गया। तो अब क्या है, डीप रीजन में हमारे पास स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी। अब ये देखो, ये वेवलेंथ है बेसिकली आपके पास, ठीक है। एक क्रस्ट का दूसरे क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको आप वेवलेंथ कहते हो। तो यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है एज कंपेयर टू यहाँ के, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर डीप रीजन में वेवलेंथ आपके पास आ जाती है, वेवलेंथ की वैल्यू आपके पास 2 है, तो आपके पास शैलो रीजन में जाके वो 1 हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक हो गया। तो आप अब देखो ये, अब आपने अगर हम इसको, आपने ये तो देख लिया साइड व्यू किस तरह। अगर आप ऊपर से देखो ना तो इस तरह होगा कि ये एक स्ट्रेट जनरेटर है, वेव जनरेटर है। अब ये क्या कर रहा है, ये वेव्स को प्रोड्यूस करवा रहा है। ये यहाँ पर कोई आपने ब्लॉक नहीं रखा हुआ, यहाँ पर आपने ब्लॉक को रखा हुआ है। तो क्या देख रहे हो आप, ये देखो कि वेव्स में फासला ज़्यादा है, मतलब क्रस्ट में फासला ज़्यादा है, ठीक है। क्रस्ट और ट्रफ में आपस में फासला ज़्यादा है, लेकिन जब आप शैलो रीजन में एंटर हो जाते हो तो आपके पास ये फासला कम हो जाता है। पहले ये फासला है शैलो रीजन में, और ये फासला आपके पास जो है, ये आपके पास फासला है डीप रीजन में। तो आपने देखा रिफ्लेक्शन कैसे होती है, कि तो रिफ्लेक्शन की आपकी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई थी कि जब भी आप किसी मीडियम में वेव प्रोड्यूस करवाते हो और वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की जब टकराती है तो उसके बाद वो अपने फर्स्ट मीडियम में वापस चली जाती है, इस तरह कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल आ जाए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। उसके बाद आपने देखा कि स्पीड ऑफ वेव उसकी वाटर वेव की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है हमारे पास डेप्थ ऑफ वाटर के। डीप रीजन में आपके पास स्पीड ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी, और अगर शैलो रीजन में स्पीड कम हो जाएगी तो वेवलेंथ भी कम हो जाएगी, क्योंकि स्पीड और वेवलेंथ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। यहाँ पर आपका लेक्चर सम हो गया रिफ्लेक्शन इन रिपल टैंक, ठीक है। रिपल टैंक वो डिवाइस थी जो कि वाटर वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने में हमारी हेल्प करती थी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। आपने देखा कि शैलो रीजन में जो है वो स्पीड आपकी कम हो जाती है और वेवलेंथ भी कम हो जाती है, क्योंकि स्पीड और वेवलेंथ आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपने क्या करना है, यही ऑपरेटर्स, यही सिस्टम रखना है कि जिसमें आपने एक रीजन डीप बनाया हुआ है, डीप रीजन है, और एक शैलो रीजन है। शैलो रीजन आपने किस तरह बनाया, एक ब्लॉक को उसमें उस रिपल टैंक में सबमर्ज करवा के। अब आप इसी ऑपरेटर्स के ज़रिए आप देखोगे अपना नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक वाटर का, जो कि है रिफ्रैक्शन, कि वाटर में रिफ्रैक्शन, वाटर वेव्स रिफ्रैक्शन कैसे शो करवाती हैं। अच्छा, अब रिफ्रैक्शन में क्या होगा, अब देखो आपने देखा कि क्या हुआ कि आपके पास स्पीड भी ज़्यादा, यहाँ पे डीप रीजन में स्पीड भी ज़्यादा थी और वेवलेंथ भी ज़्यादा थी, और यहाँ पर स्पीड कम थी और वेवलेंथ भी कम थी शैलो रीजन में। अब क्या होगा, अब आपने क्या करना है, आपने ये जो ब्लॉक सब मर्ज करवाया था इसको एक, जिस तरह आपने रिफ्लेक्शन वाले में बैरियर एक एंगल से रखवाया था ना, सेम इसी तरह
इसको जो है ना, इस ब्लॉक को किसी एंगल से रखवाना है। अब क्या है, हमारे पास इस तरह वेव्स आ रही हैं और आपने इस एंगल से जो है वो क्या रखवा दिया, एक ब्लॉक रखवा दिया, शैलो और डीप रीजन जो है वो क्रिएट करवा दिया। अब क्या आप देखोगे कि वेवलेंथ के चेंज के साथ साथ जो है ना, यहाँ पर डायरेक्शन की में स्लाइटली सा चेंज आएगा। ठीक है, मतलब इस तरह, पहले इस तरह मूव करी थी, अब ये थोड़ी सी तिरछी हो जाएंगी। ठीक है, पहले बिल्कुल सीधी मूव करी थी, लेकिन अब शैलो रीजन की वजह से ये थोड़ी सी तिरछी मूव करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक हो गया। अब क्या है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है, व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर इनटू द सेकेंड मीडियम एट द सम एंगल, इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंजेस। ठीक है, अब क्या है, आपका एक मीडियम डीप रीजन है और एक मीडियम शैलो रीजन है। जब वेव्स डीप रीजन से शैलो रीजन में एंटर होंगी तो क्या आप देखोगे कि जहाँ पर वेवलेंथ चेंज हो रही है वहीं पर उनकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो स्लाइटली सी चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम नेम दे देते हैं हमारे पास रिफ्रैक्शन का। ठीक है, क्या हो रहा था, आपके पास डीप रीजन में स्पीड भी ज़्यादा थी और वेवलेंथ भी ज़्यादा थी, लेकिन जब वो शैलो रीजन में एंटर हो रही थी तो हमारे पास स्पीड भी कम हो रही थी और वेवलेंथ भी, क्योंकि स्पीड और वेवलेंथ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो साथ ही इसी ऑपरेटर्स में आप क्या देखते हो, एकदम जहाँ पर वेवलेंथ और स्पीड में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, वहीं पर जो है ना डीप रीजन की बनिस्बत शैलो रीजन में वेव की प्रोपोगेशन, वेव की डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। इसलिए इस प्रोसेस को हम नेम दे देते हैं रिफ्रैक्शन का, क्योंकि क्या होता है, इसमें वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होने के बाद एंटर हो जाती है, बाउंस बैक नहीं होती, एंटर हो जाती है। सीधा रिफ्लेक्शन में फौरन बाउंस बैक हो रही थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें दूसरे मीडियम में एंटर हो जाती है और उसकी जो डायरेक्शन होती है ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। और इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, जिस तरह रिफ्लेक्शन में था। ठीक है, अब क्या है, वेव इस डायरेक्शन से इंसिडेंट हो रही है, ये आपके पास इस ब्लॉक का जो है ये नॉर्मल है। अब क्या हो रहा है, ये चेंज इंसिडेंस पड़ रही है और क्या है, और साथ ही ये आपके पास वो शैलो रीजन है। अब क्या होगा, इस शैलो रीजन में एंटर होने के बाद ये थोड़ा सा स्लाइटली सा चेंज हो जाएगी, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। तो आपने पहले क्या देखा, आपने देखा रिफ्लेक्शन देखी। रिफ्लेक्शन कैसे होती है, रिफ्लेक्शन में आपने एक बैरियर रखवाया था जिसमें वेव मूव करके आई और उससे टकराने के बाद बाउंस बैक हो गई। ठीक है, और ये लॉ कौन सा ऑबे कर रहा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें क्या कहा जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्शन की क्या डेफिनेशन थी, व्हेन अ वेव ट्रेवल फ्रॉम फर्स्ट मीडियम एंड, इसका मतलब उसका जो है वो आमना सामना होता है आपका किसके साथ, दूसरे मीडियम के साथ, तो वो क्या हो जाती है, वो बाउंस बैक हो जाती है। ठीक है, और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, फर्स्ट मीडियम से एंटर हो जाती है सेकेंड मीडियम में, और क्या होता है, उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल रहता है आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। तो यहाँ पर आपने रिपल टैंक में देखा कि आपके पास वाटर वेव्स की रिफ्लेक्शन किस तरह होती है और डिफ्रैक्शन किस तरह होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि हमारे पास एक नई कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम डिफ्रैक्शन का नेम दे रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप नए हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।